मेरा नाम है हार्दिक राठौड़ और ये रीजनल साइंस सेंटर में मैं गैलरी गाइड का एज अ वर्क करता हूँ। और ये मेरी गैलरी का नाम है हाउस ऑफ वर्क। तो हम आपको दिखाएंगे हाउस ऑफ वर्क में कौन से बेसिक प्रिंसिपल पे जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क करते हैं। आइए। એક સાયન્ટિસ્ટ હતા, રિસર્ચર. એને આજથી 100 વર્ષ પહેલાં લગભગ 100થી પણ વધારે રિસર્ચ કર્યા હતા. એમાંનું એક રિસર્ચ હતું ડાયનામાઇટ. ડાयनामाइट एक बॉम्ब હતો. पहला पार्ट है जहाँ पे दिखाया गया है कि अर्थ फॉर्मेशन, कि आज हम जिस अर्थ पर रहते हैं वो अर्थ बिल्कुल पहले ऐसी थी ही नहीं हमारी। फिर आगे हम आते हैं तो मशीन की हिस्ट्री के बारे में बात किया है कि मशीन बनना कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ और बाद में અલ્ટ્રાસોનિક સેન્સર લગાવેલ છે. પછી આખી રોબોટિક બોડીમાં ડિફરન્ટ ટાઈપના ફીચર યુઝ થાય અહીંયા આપ્યા છે. આ રોબોટિક આર્મ છે, એમાં સર્વો तो अभी हम पहुंच चुके हैं रीजनल साइंस सेंटर और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ ये भाई देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हार्दिक राठौड़ और ये रीजनल साइंस सेंटर में मैं गैलरी गाइड का एज अ वर्क करता हूँ। और ये मेरी गैलरी का नाम है हाउस ऑफ वर्क। तो हम आपको दिखाएंगे हाउस ऑफ वर्क में कौन से बेसिक प्रिंसिपल पे जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क करते हैं। आइए। ये गैलरी टोटल 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। यहाँ पे ऐसी टोटल 6 गैलरी है। इसका नाम है हाउस ऑफ वर्क। जो हम रोजिंदा जीवन में हम जो कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उस ये साइंस के कौन से बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं उसके रिगार्डिंग की ये गैलरी है। वो सब यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाया गया है। मान लो कि ये पूरे 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। ये लाइट का सेक्शन है, दूसरा पीछे वाला है साउंड का सेक्शन है, थर्ड वाला है कि हम एनर्जी कैसे कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से हम कंज्यूम करते हैं और कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं। और फोर्थ वाला ये वाला सेक्शन जहाँ है लो मोशन के सब रूल्स दिखाए गए हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कैसे कैसे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लो है। तो अब आइए यहाँ पर हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे। ये लाइट का है तो अभी प्रकाश का कितना सारा इफेक्ट रहती है वो हमको पता है। जैसे कि यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये यहाँ पे इस तरह प्रैक्टिकल से भी दिखाया गया है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। इसी तरह से यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाया गया है। ये जो बल्ब है, बल्ब एक से जो थॉमस अल्वा एडिसन साहब ने जो शोध की थी, ये वाला बल्ब है जो पहले वाला पुराना ये बल्ब था जिसमें फिलामेंट लगी रहती थी। ये सामने पूरे सब इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। ये सब लेंस से चलने वाले सब इंस्ट्रूमेंट है। आइए मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। ये लाइट का सेक्शन था। अभी आगे 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 तो ये साउंड वाला सेक्शन है। ह्यूमन एनिमल बर्ड और सब में डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी रहती है। ये सब साउंड के सेक्शन यहाँ पे दिखाए गए। ये यहाँ से सब प्रैक्टिकली दिखाया गया सब फ्रीक्वेंसी कैसे ये ह्यूमन ईयर की जो फ्रीक्वेंसी है हमको दिखाई गई है। जैसे हमारी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक रहती है, ये सब दिखाया गया है। जो एनिमल में रहता है, एलिफेंट में इस तरह की फ्रीक्वेंसी रहती है, ये सब यहाँ पे दिखाया गया है सब प्रैक्टिकली। ये सोनार सिस्टम इसको बोलते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यहाँ पर से इसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ होता है। यहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा होता है। इसके आधार उसकी ओशियन या उसकी डेप्थ जाननी होती है इससे। और यहाँ पे सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए। यहाँ पे हम टच करोगे उसमें सुशीर वाद्य है, तंतु वाद्य, इस डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिखाए गए। ये मोबाइल वायरलेस किस तरह वर्क करता है उसका पूरा डेमो दिखाया गया है। इसमें रेडियो वेव्स यूज़ होता है। हमको ये माइक्रो सेकेंड में यहाँ हम किसी भी जगह पे आराम से बात कर सकते हैं, ये हमको पता होता है, पर किस तरह बात कर सकते हैं ये हमको पता नहीं होता। इसका आधार पे ये मॉडल बनाया गया है कि कैसे कैसे सिग्नल ट्रांसफ़र होता है। और इसमें यूज़ होता है रेडियो वेव्स जिसकी भी वेवलेंथ होती है 30 हर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक। ये पूरा एनर्जी का सेक्शन है। यहाँ पे एनर्जी कैसे कैसे प्रोड्यूस होती है ये सब की साइकिल दिखाई गई है। यहाँ पे आप टच करोगे तो आपको पता, मान कोल है तो कोल का यूज़ किस तरह होता है ये सब यहाँ पे दिखाया गया है। गैस है तो गैस का यूज़ किस तरह होता है ये यहाँ पे सबका वो दिखाया गया है। इंडिया है वो 70% थर्मल पावर स्टेशन में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। थर्मल पावर स्टेशन यानी कि ताप विद्युत मध्यक, जो हम गुजराती में उसको बोलते हैं। ताप विद्युत मध्यक में किसका यूज़ होता है तो कि कोलसे का यूज़ होता है। जो कोलसे का यूज़ होता है वो होता है बिट्यूमिन कोलसा। और यहाँ पे इसके लार्ज अमाउंट में इसका यहाँ पे मॉडल दिखाए गए। ये पहला वाला वो थर्मल पावर स्टेशन है, दूसरा वाला सोलर पावर स्टेशन और तीसरा वाला जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। ये किस तरह वर्क करता है उसका पूरा यहाँ पे आपको मॉडल दिखाया गया है। ये वाला है थर्मल पावर स्टेशन, इसमें जो कोलसे का यूज़ होता है। यहाँ से कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करके उसको बॉयलर में डाल के उसके ऊपर वाटर पाइप्स लगे हुए थे। वाटर पाइप्स गर्म होने के कारण जो उसमें से जो स्टीम प्रोड्यूस होगी उसके कारण टर्बाइन घूमेगी और यहाँ से
बिजली उत्पन्न होती है, किलो वोल्ट और मेगावाट में होती है। इसके लिए यहाँ पे उसको ट्रांसफर करना पड़ता है ग्रिड स्टेशन में। वो उसको यहाँ पे वोल्टेज को सेट तक अप एंड डाउन करती है, फिर यहाँ पे रूरल एरिया, सिटीज एरियाज और इंडस्ट्री एरिया में यहाँ से ट्रांसफर होता है। तीनों की मैकेनिज्म सेम है, बट इसमें कोयले का यूज है, उसमें सनलाइट का यूज है। वो वाला सबसे डेंजरस यानी कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जिसमें यूरेनियम 92 का यूज होता है। तो थर्ड वाला वो यूरेनियम से चलने वाला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। ये पूरे इंडिया में सबसे टोटल 7 न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। इसमें सबसे बड़ा है तमिलनाडु में, जिसका नाम है कन्नड़कुलम। हमारे गुजरात में भी एक स्थिति है, सूरत के पास काकरापार में। ऐसे टोटल 7 न्यूक्लियर पावर स्टेशन बने हैं। एक ही स्टेट है जहाँ पे 2 न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, वो है तमिलनाडु। एक है कल्पकम और एक है कन्नड़कुलम। ये सब यहाँ पे ओवरक्राफ्ट, प्लेन और बोट, उसकी सब मैकेनिज्म दिखाई गई कि ये किस तरह वर्क करता है। तो पहला जो प्लेन शोध किया था वो राइट ब्रदर्स ने, वो किस मॉडल था, ये मॉडल आपको यहाँ पे दिखाई गया। जो पहला वाला मॉडल है वो राइट ब्रदर्स ने जो बनाया गया है वो वाला मॉडल है। ये राइट ब्रदर के कॉन्सेप्ट पे बना था। तो ओनली 59 सेकंड तक ही उड़ पाया था, ये राइट ब्रदर्स वाला मॉडल। अभी हम दूसरी गैलरी में पहुंच चुके हैं और मशीन इंजीनियरिंग इस गैलरी का नाम है। तो इस गैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे ये भाई, क्या नाम है आपका? ध्रुव कंसारा। तो ये ध्रुव भाई इंफॉर्मेशन देंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं ये गैलरी मशीन इंजीनियरिंग की। ये मशीन इंजीनियरिंग गैलरी है, ये दूसरे नंबर की गैलरी है। सबसे पहले इस मशीन गैलरी में दिखाया गया है कि राजकोट जो है वो गुजरात का मशीनरी हब है। तो राजकोट का जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन कितना है वो यहाँ पे सबसे पहले दिखाया गया है। फिर आगे हम आते हैं तो मशीन की हिस्ट्री के बारे में बात किया है कि मशीन बनना कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, और बाद में आता है सिंपल मशीन्स जो हम किसे कहते हैं। ज़्यादातर हम जिस चीज़ों को औजार बोलते हैं वो सभी सिंपल मशीन में आते हैं, तो वो यहाँ पे दिखाया गया है। फिर हम अगर आगे आए तो यहाँ पर सभी मशीन्स जो होती है कॉम्प्लेक्स मशीन्स, तो उनके सिस्टम के बारे में दिखाया गया है कि सबसे मेन सिस्टम होता है गियर सिस्टम। तो गियर के बारे में यहाँ पर समझाया गया है कितने टाइप्स के गियर होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, गियर बॉक्स किस तरह से वर्क करता है, वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। और फिर यहाँ पर गियर बॉक्स दिखाया है और ये गियर सिस्टम यहाँ पे लग गया है कि जो हम गियर सिस्टम के जो बेसिक्स लॉज होते हैं वो हम यहाँ पे आसानी से सीख सकते हैं। फिर हम आगे आए तो पुली इंस्टॉलेशन यहाँ पे दिखाया गया है। जो पुली की जो नंबर होता है उसको हम बढ़ा के हम किस तरह से हैवी वेट को आसानी से उठा सकते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे जैसे इस सिस्टम में पुली की संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम कोई भी भारी चीज़ को आसानी से उठा सकते हैं। यहाँ पर हमें 3 सिस्टम दिखाई गई है। सबसे पहले सिस्टम में हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही पुली है। इसमें क्या होगा कि हमें जितना वज़न उठाना है उतना ही हमें फोर्स देना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर दूसरी सिस्टम लगाई गई है जिसमें हमने नंबर ऑफ़ पुली बढ़ा दी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर फोर्स डिवाइड हो जाएगा। इसकी वजह से हम जितना हम वज़न उठाएंगे उसके हाफ जितना ही हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये तीसरी पुली सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम जैसे जैसे नंबर ऑफ़ पुली बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम कोई भी भारी चीज़ को आसानी से उठा सकते हैं। हमें यहाँ सिर्फ 1/4 जितना ही फोर्स लगाना पड़ेगा वज़न के हिसाब से। तो ये कहाँ पर यूज होता है? क्रेन में, जहाँ पर हम बड़ी बड़ी हैवी चीज़ों को हम आसानी से उठा सकते हैं। और ये दिखाया गया है मशीन के लिंकेजेस, मतलब जॉइंट्स। जैसे हमारे बॉडी में जॉइंट्स होते हैं मूवमेंट करने के लिए, इस तरह से मशीन को हमें अगर कोई मूवमेंट देनी है तो यहाँ पर लिंकेजेस किस तरह से काम करते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है।
और ये है कैम्स एंड फॉलोअर्स की सिस्टम। अगर हमें कोई मशीन में एक जैसी मूवमेंट, एक जैसी चीज़ हमें बार बार रिपीट करनी है बिना रुके, तो हमें ऐसे टाइप्स की सिस्टम लगानी पड़ेगी। हम ये टाइप की सिस्टम हम बहुत सारी मशीन में यूज़ करते हैं, जैसे सिलाई मशीन होती है, हमारे 4 व्हील का और 2 व्हील का जो इंजन होता है उसमें। इस तरह से हम बहुत सारी मशीनों में ऐसे सिस्टम का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमने दिखाया है हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम, कि जो हैवी ड्यूटी जो व्हीकल होते हैं जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें भारी काम करना होता है, उस सभी हैवी व्हीकलों में हम हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम का यूज़ करते हैं। जहाँ पर हमें फोर्स चाहिए वहाँ पर हम हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ करते हैं, और जहाँ पर हमें स्पीड चाहिए, जिस मशीन में हमें स्पीड की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम न्यूमेटिक सिस्टम का यूज़ करते हैं। और ये अलग अलग टाइप्स के मशीन के चेन चक्कर यहाँ पे दिखाए गए। चेन सेंस स्प्रोकेट्स सिस्टम दिखाई गई है कि अगर व्हीकल हैवी होगा, हैवी ड्यूटी व्हीकल होगा, तो उसके चेन चक्कर अलग टाइप के होंगे। गियर वाली साइकिल होती है तो उसके अलग टाइप्स के होते हैं। वैसे अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे चेन चक्कर यहाँ पे दिखाए गए कि वो किस तरह से वर्क करते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं एक साइकिल रखी गई है। हम देख सकते हैं यहाँ पर एक साइकिल रखी गई है जो पावर जनरेशन साइकिल के नाम से हम इसे जानते हैं। अगर हम इस साइकिल को घुमाएंगे तो यहाँ पर बिजली जनरेट होगी। इस फिनोमिनन से हम ये दिखाना चाहते हैं कि विंड मिल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्लांट्स होते हैं उसमें किस तरह से बिजली को जनरेट किया जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं, हम मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं बाय द डायनेमो। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है। ये मशीन है पैकेजिंग लाइन मशीन। अगर कोई भी प्रोडक्शन लाइन होती है तो उसका लास्ट स्टेज होता है पैकेजिंग का। अगर कोई प्रोडक्ट हम फैक्ट्री में बनाते हैं तो उसको बॉक्स में पैक करने के लिए इस तरह की मशीन का हम यूज़ इंडस्ट्री में करते हैं। मेनली इस मशीन का यूज़ हम फूड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये यहाँ पे उसका मॉडल यहाँ पे दिखाया गया है। जब हमने सोलर प्लेट नहीं बनाई थी तब हम इस मशीन के द्वारा, इस यंत्र के द्वारा हम सूर्य से एनर्जी लेकर इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है सोलर मोटर स्टर्लिंग। और ये हमने यहाँ पे दिखाया है स्टीम इंजन, जो सबसे पहला इंजन माना जाता है स्टीम इंजन, जिसका यूज़ हम कोल वाले जो ट्रेन होती थी उसमें हम इसका इस्तेमाल करते थे। तो इसका यहाँ पे पूरा फंक्शन, उसका डायग्राम, उसका मॉडल, ये सब हमने यहाँ पे दिखाया गया है कि इसका जो बेसिक फिनोमेना है, बेसिक उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि स्टीम इंजन है वो किस तरह से काम करता है। और यहाँ पे हमने दिखाया है लोकोमोटिव इंजन्स का इवोल्यूशन, कि सबसे पहले जो ट्रेन दो है वो हम स्टीम इंजन की तरह यूज़ करते हैं। ये दोनों स्टीम इंजन है। बाद में आई डीजल इंजन, और उसके बाद जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजन हमने यहाँ पे रखा है। ये हाइड्रो पावर जनरेशन का मॉडल है। इस मॉडल से हम ये दिखा रहे हैं कि डैम के द्वारा जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो हमारे घर तक किस तरह से पहुंचती है। यहाँ पे लाइट के थ्रू हमने दिखाया है कि सबसे पहले पानी वहाँ पर रिज़र्व होता है, फिर वो पानी पावर हाउस में आता है जिसके अंदर ऐसे हाइड्रो टर्बाइन लगे होते हैं। उसके अंदर पानी फोर्सफुली गिरता है और इसे घुमाता है। जैसे ये घूमेगा डायनेमो अपना काम करेगा और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और वो इलेक्ट्रिसिटी हम स्विच यार्ड, ट्रांसमिशन टावर, सबस्टेशन और फिर हमारे घर तक पहुंचती है।
और फिर आता है ऑटोमोबाइल इंजन। यहाँ पर हमने 4 व्हील के ऑटोमोबाइल इंजन जो है वो यहाँ पे रखे हैं कि जो 4 व्हील के इंजन है वो अंदर से किस तरह से काम करते हैं, किस तरह की उनकी मैकेनिज़्म होती है। जो हमने आगे जितनी भी सिस्टम हमने देखी है उन सभी सिस्टम का यूज़ हमने इसके अंदर किया है। ये जो पहले वाला है वो पेट्रोल इंजन है और जो दूसरे वाला है वो डीजल इंजन है, जो हमारी डीजल वाली कार में यूज़ होता है। फिर आगे है 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन। जो हमारे पहले के ज़माने के जो स्कूटर्स, बाइक्स वो सब थे तो वो सब 2 स्ट्रोक इंजन पे काम करते थे, पर इसमें ड्रॉबैक्स बहुत थे, बंद हो जाते थे, चौक हो जाते थे, जैम हो जाते थे। तो इसलिए हमने फिर 4 स्ट्रोक इंजन बनाए। अभी हम जितने भी टाइप्स के व्हीकल बनाते हैं या वो पेट्रोल हो या इंजन हो, वो सभी 4 स्ट्रोक इंजन के डिज़ाइन पे ही काम करते हैं। तो वो यहाँ पे दिखाया है कि 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन किस तरह से काम करते हैं। और फिर आगे हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल मशीन, जो राजकोट है वो सीएनसी मशीन का हब है। मतलब सीएनसी मशीन राजकोट में बहुत अच्छी बनती है। तो हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन यहाँ पे दिखाई है कि अलग अलग टाइप्स की सीएनसी मशीन हम किस तरह से यूज़ करते हैं और कौन कौन सी मशीन हम किस मटेरियल में यूज़ कर सकते हैं और वो किस तरह से काम करती है, वो यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पर सब इंडस्ट्रियल जो बेसिक मशीन्स होती है वो यहाँ पे दिखाई कि उसका प्रिंसिपल क्या होता है और वो किस तरह से काम करती है। ये लेज़र कटर और प्लाज्मा कटर मशीन है कि जो हम अलग अलग मटेरियल को काटने के लिए, उसका डिज़ाइन करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए इस तरह की हम प्लाज्मा कटर और लेज़र कटर मशीन का यूज़ करते हैं। फिर हम आते हैं आगे, तो यहाँ पर है 3D प्रिंटर मशीन। ये एक फ्यूचरिस्टिक मशीनरी है, अभी इसमें रिसर्च वर्क भी चालू है। ये हम मल्टीपल फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, सिविल में, मेडिकल में, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, R&D में। इसलिए ये मशीन है वो मल्टीपर्पज़ मशीन भी हम कह सकते हैं। ये किस तरह से वर्क करते हैं ये यहाँ पे दिखाया गया है। अलग अलग तरह के मटेरियल इसमें यूज़ होते हैं। अगर आप मटेरियल चेंज करते हो तो वैसे आपको मशीन भी चेंज करनी पड़ेगी। सभी टाइप के मटेरियल एक मशीन में नहीं काम करेंगे। तो यहाँ पर हमने मॉडल भी दिखाया है कि 3D प्रिंटर जो है वो किस तरह से कोई भी मॉडल को प्रिंट करके देता है हमें। तो अभी हम जाएंगे तीसरी गैलरी में, नोबल प्राइस में, और वहाँ की इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। અહીંયા છે ને સ્ટેટિક મોડલ રાખેલા છે, આયનમેનનું મોડલ છે, એમાં અલ્ટ્રાસોનિક સેન્સર છે. કોઈ પણ આવી રીતે હેન્ડ રેઇઝ કરશે એનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપશે. આ પેપર રોબોટ છે. મોટી નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ હોય તેમાં ગ્રીટિંગ માટે, હોટલ હોય તેમાં ફૂડ સર્વિંગ માટે, બાકી એન્ટરટેનમેન્ટ માટે યુઝ થાય છે. આ સ્પેશિયલી જાપાનથી મગાવેલો રોબોટ છે. એન્ડ પછીનો R2D2 રોબોટ છે, એ પણ સ્ટેટિક મોડલ છે અને ઇમેજનરી રોબોટ છે. એમાં અલ્ટ્રાસોનિક સેન્સર લગાવેલ છે. પછી આખી રોબોટિક બોડીમાં ડિફરન્ટ ટાઈપના ફીચર યુઝ થાય અહીંયા આપ્યા છે. આ રોબોટિક આર્મ છે, એમાં સર્વો મોટરનો યુઝ કરેલ છે. પછી આ ડિફરન્ટ ટાઈપના સેન્સર આપ્યા છે. યલોવાળું આ સેન્સર છે, કોઈ પણ રિમોટમાં શોરૂમના ગયા હોય તો ઓટોમેટિકલી ગેટ ઓપન થાય. પછી LDR છે, એ આપણા ફોનમાં યુઝ થાય. આ રડારનું છે, ડિફેન્સમાં ને એમાં યુઝ થાય. આ પાવર ગેરેજનું છે, વેઇટ મેઝર કરવાનું સેન્સર છે. આ ટેમ્પરેચર મેઝર કરવાનું સેન્સર છે, થર્મોમીટરનું. આ રોબોટિક હેડ છે, આપણે જોવા બોલવા સાંભળવા માટે બધી સેન્સનો યુઝ કરીએ એવી રીતે જોવા માટે કેમેરા, બોલવા માટે સ્પીકર અને સાંભળવા માટે માઇક્રોફોનનો યુઝ કરશે. આપણામાં જેવી રીતે બ્રેઇન હોય એવી રીતે એમાંથી એક CPU ટાઈપનું હોય જેનાથી આખા રોબોટિક બોડીનું હેન્ડલિંગ થાય. અહીંયા છે ને એનિમલ ટાઈપના રોબોટ આપ્યા છે. એમાં સ્નેક ટાઈપનો એ ઓબ્લિક્સ રોબોટ છે, એ આપણે રિયલ સ્નેક જેવી સ્કિન લગાવીને ડિફેન્સમાં જાસૂસી માટે યુઝ કરી શકીએ. સેન્ટરવાળો આખો પાર્ટ છે હિસ્ટોરિકલ રોબોટ છે, જે સૌથી પહેલાં ડિઝાઇન કરાયો એ રોબોટ. એમાં જે મોડલ ફેમસ છે એ ડિસ્પ્લેમાં રાખ્યા છે, બાકી બધા સ્ટેટિક મોડલ છે. પછી આ ડ્રોનનો સેક્શન છે. ડ્રોન અત્યારે મોસ્ટલી એગ્રીકલ્ચરમાં
દવા છાંટવા માટે. બાકી આ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રોબોટ છે, પિક એન્ડ પ્લેસના પ્રિન્સિપલ પર વર્ક કરે છે. રોબોટ અને મશીનમાં એટલો ડિફરન્સ છે, કોઈ કટિંગવાળું મશીન હોય, આપણે વચ્ચે હાથ રાખી તો હાથ પણ કટ કરી નાખે. રોબોટમાં સેન્સર હશે, આપણો હાથ આવશે ને ત્યારે સ્ટોપ થઈ જશે અને જે સ્પેસિફિક વર્ક આપ્યો હશે એ જ કરશે. પછી તમે નાઇટ શોમાં અલગ અલગ સ્કાયમાં પેટર્ન બનાવતા ડ્રોન જોયા હશે. એ આ સ્વામ ડ્રોન છે, આ સેન્ટરવાળું માસ્ટર ડ્રોન છે, એના થ્રુ બધા કંટ્રોલ થતા હોય. પછી આ ડિફેન્સમાં રોબોટ યુઝ થાય એનો આખો સેક્શન છે. આ 4 રોબોટ રશિયા અને અમેરિકા થ્રુ આપણને હેલ્પ માટે મળ્યા છે. દક્ષને અંગદવાળા ઇન્ડિયાએ ડિઝાઇન કરેલા રોબોટ છે. મોસ્ટલી બધાનું કામ બોમ્બને ફાઇન્ડ કરવું, ડિફ્યુઝ કરવું. કોઈ પણ એવી ખીણ પહાડવાળી જગ્યા હોય જ્યાંની ઓડિયો વિડીયો માહિતી આપણા સુધી ન પહોંચી શકતી, તો ત્યાંની ઓડિયો વિડીયો માહિતી આપણા સુધી પહોંચાડું. પ્રિડિએટર યુએવી એવું છે, કોઈ પણ સ્પેસિફિક ટાર્ગેટ આપી દીધું ત્યાં જઈને મિસાઇલ લોન્ચ કરી આવે. એ રશિયન છે. આ એક્ઝાપોડ છે, આખી ક્રેબ ટાઈપની મૂવમેન્ટ કરે છે, જમ્પ, વોકિંગ, રિમોટ થ્રુ. એ 3D. આ દરિયામાં રિસર્ચ માટે સેન્ડ કરેલો હોય સબમરીન ટાઈપનો રોબોટ છે, આખી સોનાર સિસ્ટમ પર વર્ક કરે છે. આ રોવર છે, માર્સ ને મૂનમાં રિસર્ચ માટે સેન્ડ કરેલું. બાકી આવી ટાઈપના કેમ્પાર, આડા ઇન્દ્રા ટાઈપના રોબોટ પણ ઇન્ડિયાએ ડિઝાઇન કરેલા છે. પછી ડોમેસ્ટિક પર્પઝમાં ક્લિનિંગ માટે યુઝ થાય એ રોબોટ છે. આ સ્વિમિંગ પુલ ક્લિનિંગનો રોબોટ છે. અમુક સ્વિમિંગ પુલમાં નીચે સ્ટેર્સ હોય તો એ ચડી જાય, ઉતરી જાય. પાણીનું જ્યાં સુધી લેવલ હશે ત્યાં સુધી તે વ્હીલ થ્રુ ઉપર ચડીને પણ સાઈડની ક્લીન કરી શકે. એવી ટાઈપની એની ડિઝાઇન છે. પછી આ ફર્સ્ટ ટાઈમ ડિઝાઇન કરેલું ડિશવોશર છે. અત્યારે એનો યુઝ નથી થતો. અત્યારે આપણે કેમ વોશિંગ મશીન આવે છે એવી લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી ટાઈપનું આવી ગયું છે. પછી ફર્શની ક્લિનિંગ માટેનું છે. ઓનલી ડસ્ટવાળું છે, એમાં આયર સેન્સરનો યુઝ કરેલ છે. પછી સ્પેસમાં કેવી રીતે રોબોટને રોવર વર્ક કરે એનો આખો વિડીયો છે. ઇન્ડિયાએ પણ વ્યોમિત્રા નામનો ફિમેલ રોબોટ ગગનયાનમાં યુઝ કરવા માટે ડિઝાઇન કરી લીધો છે. પછી લોન્ચ કરવાનો બાકી છે. ઇસરો થ્રુ એની આખી ડિઝાઇન છે, કારણ કે દર વખતે પછી માણસોને સ્પેસમાં સેન્ડ કરવા એ લોકોને ફૂડ, વોટર, ઓક્સિજનની બધી ફેસિલિટી જોઈએ. રોબોટને ખાલી બેટરીની જરૂર પડે. રોબોટને કંઈ થાય તો આપણને અફસોસ ન થાય. પછી આ બધા રોબોટિક ટોય છે, સેન્સર ઉપર વર્ક કરે, એન્ટરટેનમેન્ટ ને ફન માટેના. પછી ફ્યુચરમાં કેવી રીતે રોબોટ વર્ક કરશે એનો આખો ડાયાગ્રામ છે. અત્યારે હોસ્પિટલમાં પણ પ્લાઝમા ટ્રીટમેન્ટ છે, લેઝર ટ્રીટમેન્ટ છે, આઈઝની સ્માઇલ ટ્રીટમેન્ટ છે, એમાં રોબોટિક્સ આવી ગયું છે. બાકી હાઉસ છે, હોસ્પિટલ છે, સુપરમાર્કેટ છે, હોટલ છે, સ્કૂલ છે, જીમ છે, ઓફિસ છે. અત્યારે બધાય પાસે પર્સનલ સ્માર્ટફોન છે. એવી રીતે ફ્યુચરમાં ઘરે ઘરે એક રોબોટ હશે. तो चलिए अब चलते हैं नोबेल प्राइज गैलरी के अंदर और यहाँ के बारे में जानते हैं. ये भाई बताएंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है. विशाल भाई हमें बताएंगे, अंदर की इंफॉर्मेशन देंगे. चलिए अंदर चलते हैं. આ નોબેલ પ્રાઇઝ છે જે ઇનામ આપવામાં આવે છે. જે આમાં તસવીર દેખાય તે આલ્ફ્રેડ નોબેલ છે. આલ્ફ્રેડ નોબેલ એક સાયન્ટિસ્ટ હતા, રિસર્ચર. એને આજથી 100 વર્ષ પહેલાં લગભગ 100થી પણ વધારે રિસર્ચ કર્યા હતા. એમાંનું એક રિસર્ચ હતું ડાયનામાઇટ. ડાયનામાઇટ એક બોમ્બ હતો. બોમ્બ એટલે કે આપણે જે
એનો સદુપયોગ કરો. આજથી પહેલાં ઘણા વર્ષો પહેલાં એનો સદુપયોગ કરવામાં આવતા હતા, માઇનિંગ્સમાં, પહાડ તોડી રસ્તા બનાવવામાં ને એવી રીતના. પછી સમય જતાં માણસો એનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો, યુદ્ધમાં માણસોને મારવા માટે એનો ડાયનામાઇટનો ઉપયોગ કરવા મળે. તો આલ્ફ્રેડ નોબેલને એમ થયું કે મારા મર્યા પછી લોકો મને ખરાબ રીતે યાદ કરશે. તો એની બધી સંપત્તિ હતી, $31 મિલિયન જેટલી સંપત્તિ હતી, બધી દાનમાં આપી દીધી. આની દાનમાં આપેલી સંપત્તિના વ્યાજ રૂપે જે રકમ આવે છે એમાંથી આલ્ફ્રેડ નોબેલે એનું નોબેલ પ્રાઇઝ બનાવવામાં આવ્યું, ઇનામ બનાવવામાં આવે છે. અને એ ઇનામ દેવામાં આવે છે 6 વિષયમાં: સાહિત્યમાં, શાંતિમાં, ફિઝિક્સમાં, કેમેસ્ટ્રીમાં, મેડિસિનમાં અને ઇકોનોમિક્સમાં. પહેલાં 5માં દેવામાં આવતું હતું, પછી હવે ઇકોનોમિક્સ પાછળથી એડ કરવામાં આવ્યું છે. અને એની સાથે એક સર્ટિફિકેટ પણ દેવામાં આવે છે અને 8 થી 10 કરોડ જેટલી રકમ પણ દેવામાં આવે છે. આ આપણે આખી ગેલેરી રહી તે ફિઝિક્સ, ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં જેણે સારા રિસર્ચ કરેલા હોય અને જેને ઇનોવેશન કરેલા હોય તે આખી બતાવવામાં આવે છે. સૌથી પહેલાં સ્ટાર્ટ થાય છે મેરી ક્યુરી એક પહેલી મહિલા હતી જેને નોબેલ પ્રાઇઝ મળેલું હતું. એને રેડિયેશન અને રેડિયો એક્ટિવિટી એમાં 2 નોબેલ પ્રાઇઝ મળેલા હતા. એમાં એની સાથે એક પિયર ક્યુરી પણ હતા, હસબન્ડ, તે તેના હસબન્ડ છે. એની આગળ જાઓ એટલે વિલિયમ રોનસન છે, જે સૌથી પહેલાં નોબેલ પ્રાઇઝ મેળવનાર વ્યક્તિ છે. એને એક્સરેમાં રિસર્ચ કરેલું હતું, એના ઉપર એને નોબેલ પ્રાઇઝ મળેલું હતું 1901માં. અને આ છે આલ્બર્ટ માઇકલેસન. એને શું કહેવાય, લાઇટની ગતિ કેવી રીતના આગળ વધે છે તેના ઉપર આખું રિસર્ચ કરેલું હતું. આ વ્યક્તિ છે તે સીવી રમન, જેને તમને મેં અગાઉ કહેવામાં આવ્યું કે સીવી રમન એટલે એને સૂર્યપ્રકાશની કિરણો હોય એમાંથી જે સૂર્યપ્રકાશની કિરણોમાંથી જે સપ્તરંગીનું વિભાજન થાય છે તે ઇફેક્ટને નામ અપાયું રમન ઇફેક્ટ. આ એ છે સીવી રમન. એની આગળ જાશો એટલે તે ચંદ્રશેખર છે, સુબ્રમણ્યમ ચંદ્રશેખર. તેને સૌરમંડળ, અંતરિક્ષમાં જે તારાઓ મૃત્યુ પામીને જે બ્લેક હોલમાં કન્વર્ટ થાય છે તે આખી ઇફેક્ટ બતાવવામાં આવે છે. તેના ઉપર આખું રિસર્ચ કરવામાં આવ્યું. અને તારાઓની જે આયુ હોય છે, આયુ ઉપરથી એની આયુ એટલે કે એની લિમિટ છે, એ લિમિટને નામ અપાવવામાં આવ્યું ચંદ્રશેખર લિમિટ. અને કોઈ પણ તારાની તમારે જો આયુ માપવી હોય તો આ ઇક્વેશન ઉપરથી તમે માપી શકો છો. આ સૌથી પહેલી મિસાઇલ છે જે આપણે એપીજે અબ્દુલ કલામ દ્વારા જે ક્રિએટ કરવામાં આવી, બનાવવામાં આવી હતી તે છે. આ રોકેટ છે LVM-3. આના દ્વારા આપણે સેટેલાઇટને મોકલવામાં આવે છે. સેટેલાઇટ અહીંયા ઉપર રાખેલી હોય. આ એના 2 બૂસ્ટર છે. બૂસ્ટર દ્વારા તે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ, પૃથ્વીનું કોઈ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ હોય એને બહાર કાઢવા માટે આ બૂસ્ટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અને જ્યારે રોકેટ છે પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ બળમાંથી બહાર વયું જાય ત્યારે એ બૂસ્ટર છૂટા પડી જાય છે અને આપણે પેરાશૂટ દ્વારા નીચે વહી આવે છે અને ફરીથી આપણે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એવી રીતના તે આ રોકેટના અલગ પાર્ટ્સ બધા છૂટા પડતા જાય છે. અને છેલ્લે ઉપર સેટેલાઇટ રહે છે. અને તે કોઈ પણ આપણે ગ્રહ હોય કે આપણે કોઈ પણ ગ્રહને જે શું કહેવાય કક્ષા હોય, કક્ષામાં સેટેલાઇટ આવી જાય અને તે પરિભ્રમણ કર્યા રાખે છે. આ આપણે સેટેલાઇટ છે. આવા 2 સેટેલાઇટ રાખવામાં આવી છે. એક સેટેલાઇટ છે કમ્યુનિકેશન માટે અને એક છે આપણે કૃત્રિમ ઉપગ્રહ તમે એક તરીકે કહી શકો, કે જે કક્ષામાં રહીને કોઈ પણ ગ્રહના કક્ષામાં રહીને એને પરિભ્રમણ કરીને એની તસવીરો, ફોટાઝ ને એવું પાડવામાં આવે, ઉપયોગી થાય. सिरामिक, जैसे कि मिट्टी में से सिरामिक कैसे बनता है और उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है उसको बताया गया है. खास करके राजकोट के आसपास में जो मोरबी है, थान है, उसको सिरामिक का हब कहा जाता है. तो सिरामिक जो है वो सिर्फ हमारे घर में ही नहीं बल्कि बहुत सारी जगह पर, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ है, हॉस्पिटल्स है, स्पेस है, हर जगह पर उसका यूज़ होता है. उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है इस गैलरी में ये बताया गया है. सबसे पहले यहाँ पर मिट्टी का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बताया गया है. उसके बाद यहाँ पर
ट्रेडिशनल वे कि पहले मिट्टी से कैसे हर एक चीज़ को बनाया जाता था। मिट्टी के बर्तन है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसका, और यहाँ पर उसकी प्रोसेस बताई गई है। उसके बाद मिट्टी में से सिरामिक कैसे बनता है, जो हाल की टेक्नोलॉजी है कि मिट्टी में से सिरामिक कैसे बना, उसकी प्रोसेस यहाँ पर दिखाई दी गई है। यहाँ पर स्पेक्ट्रम ऑफ सिरामिक्स है, सिरामिक्स के अलग अलग प्रकार, हर एक चीज़ जो है वो कैसे बनती है और किस सिरामिक्स मीन्स के किस क्ले से बनती है, मिट्टी में से बनती है, उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर सबसे पहले मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं कि पहले के ज़माने में ऐसे बर्तन यूज़ करते थे। फिर टेक्नोलॉजी वाइज अभी हमारे घर में क्रोकरी से लेकर सैनिटरी वेयर्स के तक यहाँ पर इस तरीके से घर के अंदर हम लोग टाइल्स सब यूज़ करते हैं, उसका बताया गया है। यहाँ पर है किलन, जिसको बोलते हैं भट्ठी। पहले के ज़माने में आग की भट्टी से बर्तन को पकाया जाता था, मीन्स के सिरामिक को पकाया जाता था। लेकिन नई टेक्नोलॉजी जो है वो अभी इस तरीके की किलन बनाई है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स टेम्परेचर के ऊपर हर एक चीज़ को पकाती है। फिर सिरामिक का यूज़ जो है वो आर्मी में भी होता है। यहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट बताया गया, रखा गया है। उसके अंदर की जो प्लेट है वो भी सिरामिक की बनी हुई है। उसके पास है इंडस्ट्रियल सिरामिक, जो है वो इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होता है। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर टावर्स होते हैं, उसके अंदर होते हैं इंसुलेटर। सो इंसुलेटर जो है वो भी सिरामिक के होते हैं। उसके पास में है बायो सिरामिक, जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है। और उसके पास है एरोस्पेस सिरामिक, जो स्पेस के अंदर यूज़ होता है। यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ सिरामिक है, पहले से लेकर हाल की टेक्नोलॉजी तक की सारी हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर बताई गई है। ये हमारा दूसरा सेक्शन है जिसका नाम है ग्लास। सो ग्लास जो है वो भी मिट्टी से बनता है। जैसे कि मिट्टी के कई प्रकार होते हैं, उनमें से एक प्रकार है रेत, सैंड। सैंड को हम 1700 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पिघालते हैं, तब वो एक लिक्विड फॉर्म बनता है। और लिक्विड फॉर्म से जो भी मोल्ड में हम लोग डालेंगे उस मोल्ड में वो कांच बन जाएगा। तो यहाँ पर 3 प्रकार के ग्लासेस हैं, सोडा लाइम ग्लास, लाइम ग्लास एंड बोरोसिलिकेट। यहाँ पर टाइप्स ऑफ ग्लासेस में उसकी प्रोसेस बताई गई है। तो ये है हमारी सबसे लास्ट गैलरी, लाइफ साइंस गैलरी, जिसका मतलब होता है जीव विज्ञान। तो आइए हम लोग देखते हैं अंदर क्या क्या है।
तो ये इस गैलरी का सबसे पहला पार्ट है जहाँ पे दिखाया गया है कि अर्थ फॉर्मेशन, कि आज हम जिस अर्थ पर रहते हैं वो अर्थ बिल्कुल पहले ऐसी थी ही नहीं। हमारी अर्थ का 5 बार विनाश हो चुका है अलग अलग नेचुरल डिजास्टर के कारण, कुदरती होनारतों के कारण। तो हम लोग आगे देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पहले कैसे दिखती थी। ये है पृथ्वी के 5 अलग अलग स्वरूप। कि सबसे पहले पृथ्वी जो एकदम आग के गोले की तरह दिखती थी, उस समय ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते थे, उल्कापात होती थी। फिर एक समय ऐसा आया कि पृथ्वी पूरे बर्फ़ के गोलक की बन गई थी, तो जिसको आइस एज स्टेज कहा जाता है। लाखों साल तक पृथ्वी ऐसी ही दिखती थी, तब तक कोई भी सजीव सृष्टि हमारी पृथ्वी पर थी नहीं। और आज हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो पृथ्वी का 5वां स्वरूप है। चलिए आगे देखते हैं। ये पार्ट है ह्यूमन इवोल्यूशन का, कि हम हमारे एंसेस्टर एप्स को मानते थे बेसिकली, कि जो एप्स थे वो कैसे दिखते थे, कि उन लोगों को क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता था। कि तब वो लोग जंगल में रहते थे। तब आप लोग उसके फॉसिल्स देखोगे तो उसके जो साइज़ बिल्कुल बड़े थे, क्यों जब तक आग की शोध नहीं हुई थी तब तक वो लोग कच्चा खाना खाते थे। जब आग की शोध हुई तो तब वो लोग खाना पक्का के खाना सीखे, तो हमें चबाने की ज़रूरत कम हो गई, इसलिए हमारे जो साइज़ है वो कम हो गए। और आज हम होमो सेपियंस के नाम से जाने जाते हैं, जो सबसे बुद्धिशाली मनुष्य की प्रजाति है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे, जिसे हमारी पृथ्वी का सबसे पहला पक्षी भी माना जाता है, मगर एक्चुअल में ये फ्लाइंग डायनासोर थे, आज पृथ्वी पर नहीं है। इसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है क्योंकि इसके पास डायनासोर और बर्ड्स दोनों के कैरेक्टर्स हैं। इसके पास बीक्स है, उसके अंदर टीथ भी प्रेजेंट है। जो नॉर्मल पक्षी की साइज़ थी उससे ये 10 गुना ज़्यादा भी बड़े थे, मगर आज ये हमारी पृथ्वी पर नहीं है, जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। यहाँ पे दिखाया गया है डायनासोर एक्सटिंक्शन, कि डायनासोर कैसे विलुप्त हो गए थे। कि जब ये हमारे पृथ्वी पर थे और उस समय ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे, उल्कापात हुई थी, जिससे डायनासोर की सारी प्रजाति विनाश हो गई थी। आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे हमारी अर्थ की डाइवर्सिटी, कि हमारे अर्थ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स, प्लांट्स वो दिखाई देते हैं। ये पहला दिखाया गया है फॉरेस्ट लैंड, उसके बाजू में वेटलैंड, पीछे है ग्रास लैंड और लास्ट में है फॉरेस्ट लैंड। तो हर एक एरिया में आपको अलग प्रकार की डाइवर्सिटी दिखाई देगी। मानो कोई फॉरेस्ट लैंड का एनिमल लेके आप लोग डेजर्ट लैंड में लेके जाओगे तो वो एनिमल वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे एडेप्टेशन की थियोरी लागू पड़ती है। ये जो आप 3D का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका नाम है DNA, जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका काम है हमारा जेनेटिक डेटा, सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास करता है। बेबी किसका है वो DNA टेस्ट में से पता चल सकता है। कोई डेड बॉडी है हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो भी उसके DNA टेस्ट में से हम पता लगा सकते हैं। आगे चलिए। आगे हमने सुना कि हमारी पृथ्वी 5 बार विनाश हो गई थी। यहाँ पे लिखा है 6ठा सामूहिक विनाश, यानी कि ये हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य। कि अब तक जो विनाश हुआ था उसका मेन कारण था नेचर डिजास्टर। अब जो हमारी पृथ्वी का विनाश होगा उसका मेन कारण होगा ह्यूमंस, क्योंकि हम जो प्रवृत्तियाँ कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उसके कारण हमने पृथ्वी को इतनी हद तक नुकसान पहुँचाया है कि फिर से पृथ्वी का विनाश है वो जल्दी है।